हेलो गाइस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। लेकिन वेट वेट वेट, शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। वेलकम टू कॉमर्स विद नव, जहां कॉमर्स के कंसेप्ट्स होते हैं इजी, क्लियर और इंटरेस्टिंग। अगर आप क्लास 11th या 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। यहाँ हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, वो भी डिटेल में एग्जांपल्स के साथ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन ले आओ, क्योंकि अब वक्त है स्मार्ट तरीके से पढ़ने का और एग्जाम्स में हाई स्कोर करने का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले आई वांट कि हम इस बार का क्लास 12th का अकाउंट्स का सिलेबस एक बार देख लें, सो दैट हमें पता हो कि हम कौन से टॉपिक्स इस ईयर में कंप्लीट करने वाले हैं और हर टॉपिक की कितनी वेटेज होगी। तो लेट्स हैव ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। तो जो हमारा सिलेबस है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में टू यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, एंड पार्ट बी में भी टू यूनिट्स हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। जो यूनिट 1 है उसमें हम क्या कवर करेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप होता क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म पे क्या इफेक्ट आता है, मींस ऑल अबाउट पार्टनरशिप फर्म्स। एंड दिस यूनिट कैरी 36 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी शेयर्स को कैसे इशू करती है, डिबेंचर्स को कैसे इशू करती है, रिडीम करती है। एंड दिस टॉपिक इज ऑफ 24 मार्क्स। एंड नेक्स्ट पार्ट बी में जो दो टॉपिक्स हैं, यूनिट 3 का पार्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी तो सीखी है, लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, लेकिन हम उनको कैसे एनालाइज करेंगे यूजिंग अकाउंटिंग रेशियो, वो हम इस यूनिट में कवर करेंगे। एंड दिस यूनिट इज ऑफ 12 मार्क्स। यूनिट 4 इज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज ऑफ 8 मार्क्स। तो ये सारी चैप्टर बहुत न्यू है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हम बहुत ही अच्छे वे से इन्हें कवर करेंगे। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो टॉपिक प्रॉपरली करने से पहले हम देखेंगे कि पार्टनरशिप का एक्चुअली मीनिंग है क्या। व्हाट डू वी मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का ये मतलब है कि जब दो पर्सन, एसोसिएशन, दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके कोई बिजनेस करते हैं और अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टू फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और आप तीनों को आइडिया आता है कि लेट्स स्टार्ट अ बेकरी। आपको आइडिया आता है कि आप बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करो। तो आप बेकरी सेटअप करते हो और आप ये डिसाइड करते हो कि जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस आएंगे आप उन्हें मिलके आपस में बांट लेंगे। सो आप में क्या हो रहा है, आप एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो। सो दिस इज बेसिकली पार्टनरशिप। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करता और है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब एक रिलेशनशिप है वो पर्सन्स में जिन्होंने एग्री किया है कि वो बिजनेस चलाएंगे और अपने बीच में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। और ये बिजनेस चलाएगा कौन? बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल। मीन्स दो केसेस हो सकते हैं। केस वन, जहाँ पे आप तीनों पार्टनर्स मिलके उस बेकरी के रूटीन ऑपरेशंस को देखोगे, प्रॉपरली वर्क करोगे। केस टू इज, फॉर एग्जाम्पल, जो आपके दो फ्रेंड्स हैं वो किसी और बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं, तो वो आपको कह सकते हैं कि तू हमारा जो फुल टाइम बिजनेस है वो देख और तू 50% शेयर रख लेना, जो बाकी का 50% है हम उसको 25-25% उतने में डिवाइड कर लेंगे। हम बेकरी को फुल टाइम नहीं देख पाएंगे, हम इसके ऑपरेशंस नहीं रन कर पाएंगे, हम सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉसेस में से अपना हिस्सा लेंगे, बिकॉज उन्होंने अपने अलग से बिजनेस भी मैनेज करने हैं। इसका मीनिंग यही है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब केस वन कि तीनों कैरी ऑन कर रहे हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि आप कैरी कर रहे हो लेकिन आप उन दोनों फ्रेंड के बिहाफ पे भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। जब भी पार्टनरशिप वर्ड आए, द वर्ड विच विल कम टू योर माइंड इज एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स,
जो इकट्ठे मिलके बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉसेस को अपने बीच में शेयर करेंगे. इट इज एज सिंपल एज दिस. एंड the persons who have entered into a partnership with one another individually are called partners. और जो persons enter हुए हैं इस पार्टनरशिप में, मतलब जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है इंडिविजुअली, उसको हम पार्टनर कहते हैं. यू, योर टू फ्रेंड्स, यू थ्री पर्सन्स आर पार्टनर्स. और आपको जब हम इकट्ठे कर देंगे और जो आपकी बेकरी को हम देखेंगे, दैट इज योर पार्टनरशिप फॉर्म. तो कलेक्टिवली उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं, और इंडिविजुअली एक पर्सन को, लाइक for example, this is person A, B, C. A is also a partner, B is also a partner, C is also a partner. Individually, these are partners, and collectively, जब आप तीनों को हम मिला देंगे, then it will be called a partnership firm. Next is another main topic, characteristics of partnership firm. अगर पेपर में characteristics आता है, या फिर features आता है, या फिर natures आता है, this is one and the same thing. तो अब characteristics क्या है partnership firm की? First is 2 or more persons. कि हर एक पार्टनरशिप फर्म में एटलीस्ट 2 पर्सन्स तो होने ही चाहिए, बिकॉज एक बंदा तो पार्टनरशिप फर्म चलाएगा नहीं, आप खुद के साथ तो पार्टनरशिप फर्म चलाओगे नहीं. तो एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, और ये जितने भी पर्सन है कॉम्पिटेंट होने चाहिए. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एबल होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए टू बी पार्टनरशिप, टू बी अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर कोई बंदा कॉम्पिटेंट है, मीन्स एलिजिबल है टू बी द पार्टनर, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है जो पार्टनर नहीं बन सकते. क्या पर एक्सेप्शन है कि आप माइनर नहीं होने चाहिए. माइनर मीन्स 18, एटलीस्ट आपकी एज 18 ईयर्स तो होनी चाहिए. इफ यू आर लेस देन दैट, यू विल नॉट बी अ पार्टनर. पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जिनका माइंड स्टेबल वगैरह नहीं है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकते. और पार्टनर्स पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, और या फिर लॉ ने डिस्क्वालीफाई किए कि ये बंदा ये बिजनेस या फिर पार्टनरशिप या फिर किसी भी कंपनी में किसी भी चीज में पार्ट नहीं ले सकता. लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ टू बी एज अ पार्टनर. तो उसको आप पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नहीं बना सकते. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज पार्ट, पार्टनरशिप फर्म में 50 मेंबर्स से ज्यादा नहीं हो सकते. तो इससे हमें क्या पता लगता है, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम जो लिमिट सेट की गई है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, विच इज 50. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज. और सेकेंड क्या होगी, एग्रीमेंट. 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है, लेकिन उनमें कुछ एग्रीमेंट भी तो होना चाहिए ना कि वो मिलके काम करेंगे. तो ये जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न भी हो सकता है और ऑरली भी हो सकता है. अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. और पार्टनरशिप डीड के बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपरली. एंड एग्रीमेंट जो होता है वो हम एक पर्टिकुलर वेंचर, मतलब पर्टिकुलर चीज के लिए भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपने थोड़े टाइम के लिए कोई फॉर्म सेटअप कर दी फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट, तो आपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सेटअप की. या फिर आपने फॉर अ पीरियड एट विल की अपनी मर्जी से सेटअप कर दी कि हम 10 साल तक ही इस बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे. सो एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए भी हो सकती है, मीन्स कोई प्रोजेक्ट आप स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए कर रहे हो, लाइक फॉर बेकरी के लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया, या फिर कोई कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी जो मर्जी से आपने उसको डिसाइड किया है. नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस. बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, जिसमें कोई भी ट्रेड प्रोफेशन वगैरह आता है. बट इसमें लॉफुल बिजनेस में हम जॉइंट ऑनरशिप या कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी या कोई भी लाइक स्कूल्स कॉलेजेस या कोई भी चैरिटेबल हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको पार्टनरशिप का पार्ट नहीं करेंगे. इट शुड बी अ बिजनेस लॉफुल. लॉफुल मीन्स इट इज एक्सेप्टेड बाय द लॉ. इट कैन बी एनी ट्रेड, एनी वोकेशन, एनी प्रोफेशन विच इज एक्सेप्टेड बाय द लॉ. प्रॉफिट शेयरिंग. अगर कोई भी बिजनेस करता है तो उसका मेन टारगेट यही होता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को शेयर करना. तो जो एग्रीमेंट फॉर्म हम करते हैं वो यही होता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करना है, क्योंकि बिना प्रॉफिट एंड लॉसेस के कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस या कोई भी वर्क को कैरी ऑन करना नहीं चाहेगा. मेन मोटिव हर बिजनेस का यही होता है टू कैरी आउट द टू मेक द प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट. तो क्या एग्रीमेंट होता है कि वो प्रॉफिट या लॉसेस को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे.
वो इक्वली भी होता है या फिर वो रेशियो भी डिवाइड कर लेते हैं, और इसको हम डिटेल में आगे कवर करेंगे कि कैसे इक्वली होता है या कैसे रेशियो होती है, वो हम प्रॉपर डिटेल में समझेंगे आगे। नेक्स्ट इज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल लेके समझाया बेकरी की, क्योंकि एक पर्सन भी कैरी कर सकता है और फिर सभी मिलके भी कैरी कर सकते हैं बिजनेस को। और इसमें जो मेन हम चीज पढ़ते हैं वो ये है कि पार्टनर्स एजेंट्स भी होते हैं और प्रिंसिपल्स भी होते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक पार्टनर एजेंट की तरह भी वर्क करता है और प्रिंसिपल की तरह भी। एजेंट की तरह भी कैसे? क्योंकि वो बाकी सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है और बाइंड करता है उनको अपने एक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने तीनों फ्रेंड्स के लिए डिसीजन ले रहे हो, तो आप एक एजेंट का काम कर रहे हो। आपके जो डिसीजंस होंगे ना, मान लो आपने कोई डिसीजन लिया और उसके कारण आपको बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो वो लॉस सिर्फ आप नहीं सफर कर रहे, आपके दोनों पार्टनर्स को भी उस लॉस को सफर करना पड़ रहा है। तो आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो डिसीजंस हैं, उनके साथ वो भी बंधे जा रहे हैं। तो आप एक एजेंट की तरह काम करते हो। ऐसे प्रिंसिपल की तरह कैसे है होता है एक पार्टनर, हाउ ही एक्ट एज एन प्रिंसिपल, ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, कि वो दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के साथ भी बंधा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड डिसीजन ले रहा है, आप भी उसके एक्ट के साथ बंधे जा रहे हो। अगर उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका प्रॉफिट है उस पार्टनरशिप फॉर्म से, अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो आपका ही लॉस है। तो एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। सो दिस इज जनरल अबाउट पार्टनरशिप। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। हमें पता तो होना चाहिए कि पार्टनर्स के पास क्या हक है, व्हाट ही कैन डिमांड फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला राइट क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मीन्स वो जो भी मैनेजमेंट हो रही है बिजनेस की, जो भी रूटीन डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ही हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट। नेक्स्ट इज राइट टू बी कंसल्टेड। अगर बिजनेस में कोई भी हमने फॉर एग्जांपल न्यू मशीनरी लेके आनी है या अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना है, तो ये नहीं है कि कोई दो पार्टनर्स मिलकर डिसाइड कर लेंगे हम करते हैं। अगर आप तीन पार्टनर हो, उनका आपको भी कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू बी कंसल्टेड भी है। नेक्स्ट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो। ये हमने पहले भी पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करना, जो भी आपके बीच में रेशियो डिसाइड हुई है किस रेशियो में करना, उसमें। नेक्स्ट इज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑन इट। मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी बन रही है, लाइक जर्नल बन रही है, लेजर बन रही है, या बैलेंस शीट बन रही है, P&L अकाउंट बन रहा है, P&L अकाउंट बन रहा है, तो आप यू हैव राइट कि आप कभी भी जाओ और अपनी वो बुक्स को डिमांड करके अच्छे से देख सकते हो, और आप उनकी एक कॉपी भी अपने पास रख सकते हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो द ओनर। नेक्स्ट इज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट इफ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, he then receives interest at an agreed rate of interest. For example, आप तीन persons हो, सेम एग्जाम्पल, तीन फ्रेंड्स हो, तो आपने मान लो आपकी फर्म को लोन की जरूरत पड़ती है, बट रेदर देन गोइंग टू बैंक आप कहते हो कि मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, मैं उसको कैपिटल की तरह नहीं लगाऊंगा, मैं उसको एक लोन दे देता हूँ एज अ लोन टू बेकरी, कि हम बैंक से जाकर भी तो लेंगे, तो बाहर जाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी एक्स्ट्रा जो मनी है आपको एज अ लोन दे देता हूँ पार्टनरशिप फर्म में। तो अगर आप लोन दे रहे हो, तो जैसे हम बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, तो फर्म भी आपको इंटरेस्ट पे करेगी उस पे, जो भी रेट डिसाइड होगा आप तीनों पार्टनर्स के बीच उस रेट पे। और अगर रेट डिसाइड नहीं हो पाता या आपने रेट डिसाइड नहीं किया, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको 6% पर एनम उस लोन पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख का लोन दिया और रेट डिसाइडेड नहीं है, तो 1 लाख का 6%, विच इज विच इज 6,000 रुपीज आपको एज एन इंटरेस्ट फॉर्म की तरफ से मिलेगा। Next is right to act according to his best judgment and be indemnified for expenses incurred by him in case of emergency. मीन्स अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है, कोई भी अपने फर्म के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। एंड कोई भी अगर एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं उसकी तरफ से, देन ही कैन बी इंडेमनिफाइड फॉर दैट ऑल्सो।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी इमरजेंसी आई और फर्म को कुछ एक्सपेंसेस पे करने थे उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी वर्कर को इंजरी हो गई और उस टाइम पे बाकी पार्टनर्स अवेलेबल नहीं है, आप अवेलेबल थे, आप उस वर्कर को लेके गए हॉस्पिटल में और जो भी एक्सपेंसेस आए आपने पर्सनली दिए, देन आपके पास राइट है कि आप जाके फर्म से मांग सकते हो कि जो भी आपने खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल आपने रुपीज 5,000 पे किया अपने पर्सनल पॉकेट से ताकि आप उस वर्कर का इलाज करा पाओ, तो आप फर्म से जाके वो 5,000 रुपीज ले सकते हो बिकॉज आपने अपने पर्सनली किया था बट इट वॉज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। तो इट दिस इज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड। नेक्स्ट इज राइट टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर आपने कोई भी न्यू पार्टनर को फर्म में लेके आना, अगर आप 3 फ्रेंड्स हो, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपका फोर्थ फ्रेंड भी इंटरेस्टेड है और आपको भी एक पर्सन की जरूरत है, तो आपके कोई भी 2 फ्रेंड्स मिलके उसको एडमिट नहीं कर सकते, आप तीनों फ्रेंड्स का एग्रीमेंट चाहिए टू टेक दैट पर्सन इन द टू मेक द पर्सन द पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। पर्सन के पास राइट है कि अगर वो रिटायर करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 5 years ही थिंक्स दैट कि अब उसको इस बेकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ और करना चाहता है, ही डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द फर्म, ही डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द फर्म, तो वो एक प्रॉपर नोटिस दे सकता है और उसके बाद वो रिटायरमेंट लेके उस काम को छोड़ सकता है एंड ही कैन कैरी ऑन वट एवर ही वॉन्ट्स। तो ये राइट्स थे, आई थिंक कि को बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व all of your doubts. So let's start with the next topic, पार्टनरशिप डीड। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक एग्रीमेंट होता है, ऑरल भी हो सकता है या रिटर्न भी, और रिटर्न जो एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जब भी पार्टनरशिप डीड आए आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है कि एक तो ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनर्स साइन करते हैं, सेकंड इज दिस, ये डॉक्यूमेंट लीगली होता है। कैसे? इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप्स की और ये सारे पार्टनर्स मिलके साइन करते हैं, और अगर कोई इनमें पार्टनर्स में कोई भी डिस्प्यूट होती है तो हम इसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं एज एन एविडेंस, इसीलिए ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। सो पार्टनरशिप फर्म डीड, तो पार्टनरशिप डीड जब भी आए आपके दिमाग में दो वर्ड्स होने चाहिए, दैट ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारे पार्टनर्स मिलके साइन करते हैं, और इसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल में होती है। कैसी? आप बोलोगे कैसी कंडीशंस होती हैं, वो भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन होती है पार्टनर्स की, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स कैसे, उनका नेम, एड्रेस और उनकी थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन होती है फॉर्म की, फॉर्म का भी नेम, एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होती है, मींस हमारा बिजनेस कहाँ पे मेन लोकेशन पे सिचुएटेड है। ऐसे होता है ना, कई जैसे बिजनेस होते हैं वो मेन, फॉर एग्जांपल कि जो मेरा बिजनेस है वो दिल्ली में है, लेकिन अब मैंने उसकी ब्रांच एक पंजाब में भी ओपन कर दिया, फॉर एग्जांपल इन लुधियाना, वन इन जलंधर, वन इन चंडीगढ़, तो मेन जो उसकी प्लेस है फॉर एग्जांपल इज दिल्ली। तो जहां से हमने स्टार्ट किया और जो जहाँ पे मेन ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाते हैं, मेन डिसीजन मेकिंग कैरी आउट की जाती है, वो होती है प्रिंसिपल प्लेस। तो वो कहाँ पे है? कब से आपकी कमेंसमेंट होता है कि कब से आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की, फॉर एग्जांपल अगर हमने डिसाइड किया आज अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आज पार्टनरशिप फर्म डिसाइड की, तो आज की डेट होगी वो, तो डेट तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने 1 जुलाई को अपना बिजनेस, 1 जुलाई 2025 को अपना काम स्टार्ट किया, सो इट इज योर कमेंसमेंट डेट जब बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है कि कितनी कैपिटल एक पर्सन ने कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि आप 3 पार्टनर्स ऑन बेकरी बिजनेस, आप लेके आए 5 लाख रुपीज, आपका पार्टनर लेके आया, आपका एक फ्रेंड लेके आया 3 लाख रुपीज, आपका थर्ड फ्रेंड लेके आया 2 लाख रुपीज, तो दिस इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय यू थ्री, मतलब मिलके आपने
10 लाख कंट्रीब्यूट किया, लेकिन 10 लाख में से 5 लाख आपने कंट्रीब्यूट किया, 3 लाख आपके सेकंड फ्रेंड ने किया, 2 लाख आपके थर्ड फ्रेंड ने किया, बिकॉज विदाउट कैपिटल कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स होनी चाहिए उसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है कि जैसे आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो पार्टनरशिप फर्म की तरफ से आपको कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है आपके कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल पैसे की जरूरत है, तो आपने 1 लाख विड्रॉ कर लिया अपने बिजनेस में से, तो उस ड्राइंग्स पे भी आपको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट आप फर्म आपको पे करेगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आपको फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसका रेट भी ऑलरेडी हम पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। प्रॉफिट शेयरिंग होती है कि क्या आप इक्वली प्रॉफिट शेयर करोगे, या फिर आप कैसे करोगे, रेशियो 2:1 करोगे, या फिर कैपिटल की रेशियो में करोगे। दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड हियर। So this is all about the partnership deed, basic about partnership deed। अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड इम्पोर्टेंट क्यों होती है। पहली चीज मैंने बताई, इसमें हर पार्टनर की इसमें राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज होती है हर पार्टनर की, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड इज कि हम डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं, बिकॉज हम इसे एज एन एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं कोर्ट में इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस। तो ये टू मेन रीजंस है कि जो हम पार्टनरशिप को इतना इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हैं, और जर्नली कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड तो होनी चाहिए। इससे अगले क्वेश्चन बनता है कि क्या जरूरी है हर फॉर्म के पास पार्टनरशिप होनी चाहिए, इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, मींस क्या कंपल्सरी है पार्टनरशिप डीड का होना। इसका आंसर है नो। पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी नहीं है, बट डिजायरेबल है। डिजायरेबल क्या होता है, अच्छा है कि होनी चाहिए, ताकि हम डिस्प्यूट से बच पाए, हमें हमारी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज लाइबिलिटीज का पता हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फर्म की पार्टनरशिप डीड होगी ही होगी, तो असेंशियल नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं। नेक्स्ट आ गया कि अगर कंपल्सरी नहीं है, फिर जो हमने चीजें ये की क्लॉजेस की, तो ये कैसे डिसाइड होंगी। तो चलो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोविजंस प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वही बात आ गई, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या फिर साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन सिर्फ आपने एक दो चीजें डिसाइड की है, मान लो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं की, या फिर एब्सेंट है, आपने बनाई नहीं रिटर्न डीड, ने बनाई नहीं पार्टनरशिप डीड, तो कौन सी प्रोविजंस जो है आप यूज करोगे अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में। तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस को यूज करोगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस को यूज करोगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मैटर में कौन कौन सी प्रोविजन को हम यूज करते हैं। पहला आ गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो आप प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे शेयर करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉसेस को देन इक्वली शेयर करोगे। फिर ये नहीं होगा कि आप कहोगे मैंने 5 लाख लगाए हैं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट में से मिलना चाहिए, तूने 2 लाख लगाए हैं तुझे कम मिलना चाहिए। या तो फिर बताते बैठ के पार्टनरशिप डीड प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट वगैरह साइन करते, अगर नहीं किया आपको इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, अलाउड ही नहीं है, यू कैन टेक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं चार्ज होगा, आपको भी नहीं ड्राइंग्स में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इट इज नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने ऊपर भी पढ़ा, पे किया जाता है, बट एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज 6% पर एनम, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स में इसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। तो आज हम थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे देन हमें इस थ्योरी की छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छे से इस थ्योरी पोर्शन को कवर करो, डोंट स्किप इट थिंकिंग लाइक कि इसकी क्या जरूरत है, ये तो थ्योरी पार्ट है। बिकॉज फॉर प्रैक्टिकल आपके बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट फॉर मेकिंग योर कंसेप्ट्स सिंपल इजी। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को सैलरी कमीशन दी जाएगी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है नहीं दी जाएगी, बिकॉज डिसाइड ही नहीं किया
तो सैलरी किस बात की हुई? या तो बैठ के डीड बनाओ या फिर नो सैलरी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैनॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर एग्री। मतलब न्यू पार्टनर अगर लेके आना तो तीनों पार्टनर्स की एग्रीमेंट आपको चाहिए, तभी आप उसको लेके आ सकते हो, लाइक वी कवर्ड अर्लियर। तो ये जो चीजें थी ये मेन थी पार्टनरशिप डीड के बारे। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। लेट्स सी अगेन। हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, क्लॉजेस में क्या क्या आता है वो पढ़ा, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है या नहीं। नहीं ज़रूरी, नहीं कंपल्सरी, बट बना लो तो बेटर है आपकी फर्म के लिए। और अगर डीड नहीं है तो कौन सी प्रोविजंस यूज़ की जाएंगी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तो वो हमने प्रोविजंस पढ़ ली कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को हम इक्वली शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% होगा, रेमुनरेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, एडमिशन जो होगी न्यू पार्टनर की वो अगर सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी होगी। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। हमने पढ़ा कि पार्टनर्स के क्या हक हैं जो वो पार्टनरशिप फर्म से ले सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि लाइबिलिटीज क्या है, कि कौन कौन बातों के लिए वो पार्टनरशिप फर्म को लाइबल भी है, आंसरेबल भी है। कौन कौन की बातों के लिए ही इज आंसरेबल, ही इज लाइबल टू द पार्टनरशिप फर्म? अगर पार्टनर बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और वो बिजनेस सेम है जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, आप तीनों पार्टनर्स ने मिलके, सेम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, बेकरी खोल ली, लेकिन बीच में से आपका जो थर्ड पार्टनर है वो सेपरेटली भी बेकरी रन करता है अपनी पर्सनल भी, मींस सिमिलर बिजनेस हो गया जो फर्म का है, और वो आपके साथ compete भी कर रहा है और इससे उसको प्रॉफिट्स भी हो रहा है। तो जो प्रॉफिट उसको अपनी पर्सनल बेकरी से हो रहे हैं ना, तो वो प्रॉफिट उसको पार्टनरशिप फर्म को भी देने पड़ेंगे, बिकॉज सिमिलर बिजनेस और compete भी कर रहा है। इसीलिए वो लाइबल है, अपने उस पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए भी लाइबल है, बिकॉज सेम बिजनेस है। फिर पार्टनरशिप फर्म में आता ही ना अपनी खुद की बेकरी रन करता। अगर उसको सेम पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो उसका पर्सनल काम में से जो प्रॉफिट्स आ रहा है उसको देना पड़ेगा। ही इज लाइबल। सेकेंड इज कि अगर वो प्रॉफिट अर्न करता है अपने लिए, जो फर्म से कोई भी ट्रांजैक्शन जो उसने फर्म के थ्रू की है, या फिर फर्म की प्रॉपर्टी या बिजनेस कनेक्शन के कारण उसको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी फायदा हो रहा है और वो सिर्फ अपने पास रख रहा है, तो उसको वो देना पड़ेगा। ही इज लाइबल टू पे दैट टू द फर्म, क्योंकि वो फर्म से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। पार्टनर बी ने फर्म के कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी और उसको उसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने वो एंट्री वगैरह कुछ नहीं शो किया। मे बी आप एक्टिव पार्टनर नहीं हो, रोज नहीं चेक करते, या फिर आप उस पर इतना ट्रस्ट करते हो कि अकाउंट्स वगैरह नहीं चेक करते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका किसी दिन मन किया और आपने वो अकाउंट्स वगैरह चेक कर लिया और आपको पता लगा, तो वो 5 lakhs फर्म को देने पड़ेंगे, बिकॉज उसको फायदा पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के नहीं हुआ, उसको फायदा फर्म की प्रॉपर्टी बेच के हुआ है। अगर वो कोई प्रॉफिट अर्न करता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो फर्म की है या कोई भी प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन जो कि फर्म के थ्रू हो रहा है, तो जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट फर्म को पे करना पड़ेगा। एंड लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। हम यूजुअली सुनते हैं एलएलपी के बारे में। एलएलपी यूजुअली एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप, तो यूजुअली लोग सेम ले लेते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस जो हम पाएंगे। पहले तो नॉर्मल डिफरेंस आ गया कि कौन सा लॉ है। एलएलपी को कौन सा लॉ गवर्न करता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और पार्टनरशिप फर्म का हमने पढ़ा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लीगल स्टेटस क्या है? एनएलपी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि उसके जो पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है वो दोनों सेम। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखा एबीसी लिमिटेड और पार्टनर्स का नेम है एक्स वाई एंड जी। तो पार्टनर्स अलग है और फर्म अलग है, इनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, एक्स वाई जी है तो यही फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी, ये खुद ही तीनों मिलके फर्म है।
नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स। ये जो है मेन डिफरेंस है जो हम वर्ड से भी देखते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना उन्होंने पैसा दिया है फर्म को वो उतने के लिए ही लाइबल है। तीन पार्टनर्स है ए बी सी, तीनों ने 2 लाख ईच कंट्रीब्यूट किया। तो अगर कल को कोई लॉसेस वगैरह, इन्होंने मान लो बैंक से लोन ले लिया, तो अगर कल को इनको कोई लोन कल को इनको कोई लॉस होता है तो बैंक इनकी एसेट्स सेल करके लोन को रिकवर कर लेगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख का लोन दिया था, तो बैंक पहले एसेट सेल करेगा अपना लोन रिकवर करने के लिए। अगर एसेट कम पड़ेंगी, फॉर एग्जांपल इनकी एसेट्स ही 2 लाख की थी, तो 2 लाख ही रिकवर हुए, 8 लाख वो कैसे रिकवर करेगा? वो पार्टनर्स की जितनी कैपिटल थी उनसे वो रिकवर करेगा। मीन्स इसमें लिमिटेड है, तो 2 लाख ही ईच ले सकता है, मतलब वो 6 लाख ही रिकवर कर सकता है, 2 लाख वो रिकवर नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है कि उनको पर्सनली भी पे करना पड़ेगा, मतलब जो ये 2 लैक्स है ये पार्टनर्स को ये भी पे करने पड़ेंगे, उनको ये अपनी पर्सनल पॉकेट में से करने पड़ेंगे बिकॉज इट्स अ पार्टनरशिप फर्म विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा वही मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम इसमें 2 होते हैं, मैक्सिमम में कोई अपर लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ा मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप फॉर्म की नॉन मैंडेटरी है। परसेप्चुअल सक्सेशन यस होता है इसमें, इसमें नहीं। परसेप्चुअल सक्सेशन होता है कि अगर कोई पर्सन की डेथ होगी तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म कैरी ऑन की जाएगी? हाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करी जाएगी। बट पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, अगर उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया, तो वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब वो खत्म हो जाएगी। अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया है प्रोविजंस को लेके तो वो नहीं होगी। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमने अभी जो भी कंसेप्ट्स किए हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रिया एंड प्रिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म। रिया और प्रिया दो पार्टनर्स है एक फर्म में, बट उन्होंने कोई भी रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। तो हम नीचे दी गई सिचुएशंस को पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो रिमेंबर, याद रखना कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं की है, तो आपको क्या करना है अब इसमें इसमें आपको प्रोविजंस याद रखनी है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हम कौन सी प्रोविजंस जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की है उनको यूज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिया मैनेजेस द बिजनेस फुल टाइम while प्रिया contributes लिमिटेड टाइम। रिया फुल टाइम बिजनेस को मैनेज कर रही है, बट प्रिया अपना कुछ टाइम ही बिजनेस को देती है। तो रिया डिमांड कर रही है कि उसको ₹8,000 पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। तो क्या उसे सैलरी मिलेगी? तो सोचिए कि अगर रिया मैनेज कर रही है, प्रिया नहीं कर रही, और रिया सैलरी डिमांड कर रही है, क्या उसे मिलनी चाहिए? तो आंसर इज नो, नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि रेम्यूनरेशन नहीं मिलती अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई। नेक्स्ट इज, रिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 60,000 एज कैपिटल और रिया ने 40,000 दिया एज अ कैपिटल। रिया ने लोन भी दिया 20,000 का फर्म को, तो क्या इंटरेस्ट उनको पे करना चाहिए? तो ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं प्रोवाइड करेंगे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो उनको 60,000 पे और 40,000 पे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हमने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम मिलेगा। तो रिया को 20,000 पे 6%, तो रिया को 20,000 एट द रेट 6% पर एनम पे मिलेंगे ₹1,200 एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन। Riya wants to admit her daughter Meera as a partner in the firm, but Priya disagree. Can Meera be admitted? कि रिया अपनी डॉटर मीरा को एज अ पार्टनर लेके आना चाहती है फर्म में, लेकिन प्रिया इस बात से सहमत नहीं है, वो नहीं चाहती कि मीरा आए। तो क्या मीरा आएगी? नो, बिकॉज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो मानने चाहिए एक न्यू पार्टनर लाने के लिए। अगर वो नहीं मानते तो कोई भी न्यू पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता। सो द आंसर इज नो। नेक्स्ट इज,
प्रिया वांट्स द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रिया चाहती है कि जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, दैट इज 60,000 एंड 40,000, उसकी रेशियो में ही उनको प्रॉफिट्स बांटने चाहिए। बट रिया कहती है कि इक्वली बांटने चाहिए। तो आप उनकी हेल्प करो कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। यस, यू आर राइट, आंसर इज इक्वल। बिकॉज इन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस भी इक्वली ही शेयर किए जाएंगे। सो ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करता है। आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं, लेकिन अगर कोई भी डाउट फिर भी आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।